साथियों नमस्कार। साथियों, बात हो रही थी जो इतिहास में जो असहयोग आंदोलन था, आप लोगों ने देखा था। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन की ओर बढ़े, और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है शहरों में और ग्रामीण समाज में इसका विरोध रहा, इसका विद्रोह रहा। आज हम देखेंगे कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, और जब क्रिप्स मिशन जब समझौता हुआ लॉर्ड इरविन के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, और इसके बाद में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी गति धीमी हो गई थी। साथियों, इनकी सीमाओं में अगर हम बात करें तो कुछ थी कि एक समाज था जो कि उस समय 1930 के दौरान अगर हम देखें तो देखते हैं एक अछूता समाज था, या यूँ कहें एक दलित समाज था जो अपना एक अलग राजनीतिक संगठन बनाना चाहता था। वो चाहता था 1930 के दौरान कांग्रेस, जो कि रूढ़िवादी सनातन हिंदू धर्म से प्रेरित थी और उसमें बाहुल्य जो है हिंदू धर्म का फैलाव था, तो इस वजह से वो दलित से जो है काफ़ी मतलब एक तरीके से उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही थी, और वो समाज एक चाहता था कि अपना एकजुट हो। उस समय तो आज़ादी के साथ साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर आते हैं, और वो एक डिप्रेस्ड क्लास का एक वर्ग एक संगठन बनाते हैं जिसको 1930 के दौरान कहा जाता है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। क्या कहा जाता है? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, यानी कि दमित वर्ग एसोसिएशन। तो ये दमित वर्ग एसोसिएशन का संगठन दमित वर्ग एसोसिएशन जो कि 1930 के दौरान इसका गठन किया गया, और किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। तो साथियों, इस दमित वर्ग एसोसिएशन का संगठन करने से पहले कांग्रेस में जो सनातन हिंदू धर्म था वो क्या करता था? वो दलित वर्ग जो कि अपनी मांगों को वो चाहता था कि हमारा जो आरक्षित वर्ग है हमें आरक्षित क्षेत्र दिया जाए, अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, या फिर जो है कुछ आरक्षित सीटें दी जाए। और इस क्रम में जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो कि खुद एक अलग राजनीतिक संगठन था, इस राजनीतिक संगठन में दमित वर्ग अपना हित जो कि ढूंढ रहा था। तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और नागपुर में काफ़ी ज़्यादा मजबूती से डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना, यानी कि इसके संगठन के राजनेता खुल करके सामने आए, और हम देखते हैं कि वो जो है चाहते थे कि शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की सुविधा हो, जिससे जो दलित वर्ग है जो कि अपने आप को दलित वर्ग बोल रहा था, उस समय अछूतों की संज्ञा दी जाती थी इन्हें। जब जो है कांग्रेस में गांधी जी ने कहा कि अगर हमें स्वराज चाहिए, 100 सालों तक स्वराज चाहिए, तो जाहिर सी बात है इस अप्रशस्ता यानी कि अछूतेपन के पाप को जो है धो डालना पड़ेगा। और वो हम देखते हैं कि वो खुद जो है उनके सम्मान को पाने के लिए वो खुद इस ऐसे दलित वर्गों के काम जो कि हाथ बटाने लगे। तो हम देखते हैं इस प्रकार से वो गांधी जी पूर्ण सहयोग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दलित वर्ग कांग्रेस को शंका की निगाह से, शंका की दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि रीजन ये था कि उसमें सबसे ज़्यादा सनातन रूढ़िवादी परंपरा से ग्रसित जो है हिंदू नेता उसमें विराजमान थे, यानी कि कांग्रेस में। तो इस तरीके से वो चाहता था कि मैं खुद जो है एक अलग संगठन बनाऊं और उसमें खुद एकजुट हूं ये दलित। इस वजह से जो है डॉक्टर अंबेडकर को जो है 1930 में जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाना पड़ा। तो हम देखते हैं इसी के चलते जब कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो कि लंदन में हो रहा था, आपने देखा था कि गांधी जी को लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था।
आप देखते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी जाते हैं तो वहाँ पर जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा होती है, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की जाती है, और जिससे जो है गांधी जी इस मांग से संतुष्ट नहीं होते। उनका कहना था कि अगर जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र इन लोगों का बना दिया जाएगा, दलित वर्ग का, तो जाहिर सी बात है जो हमने समाज के एकीकरण की जो दृष्टि हमने देखी है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी और एकीकरण समाज का नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से वो संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है अंबेडकर ने काफ़ी प्रयास किया और वो चाहते थे कि जो है जब अलग एसोसिएशन बनेगा, जब एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनेगा, तो जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए कि ये एक अलग निर्वाचन क्षेत्र है, किसका, दलित वर्ग का एक अलग निर्वाचन क्षेत्र अगर हो जाएगा तो एक तरीके से इसमें जो विधायी परिषद के प्रतिनिधि हैं, कौन, विधायी परिषद जो भी बनेगी, विधायी परिषद, तो विधायी परिषद के प्रतिनिधि इसमें सिर्फ दलित ही जाएंगे। तो इस वजह से जो है इस निर्वाचन क्षेत्र में दलित वर्ग का काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा होगा, काफ़ी ज़्यादा हित होगा। और यही चीज़ मुस्लिम लीग भी चाहती थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1930 के दौरान वो भी चाहती थी कि एक अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, जो कि मोहम्मद इकबाल जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे उनके द्वारा मांग की गई थी। तो साथियों इस प्रकार से मांग की जाती है, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में होता क्या है कि अंग्रेज इनकी मांग को स्वीकार कर लेते हैं। क्या होता है, अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के द्वारा इनकी मांग स्वीकार कर ली जाती है और कहा जाता है कि ये जो एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, कौन सा अलग निर्वाचन क्षेत्र, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र, तो अगर इन लोगों का अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा तो जाहिर सी बात है इसमें दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व सिर्फ केवल और केवल दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। तो ये मांग जो है अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी संतुष्ट नहीं होते और वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर देते हैं। और साथियों उसी का रीज़न रहता है, जब बहिष्कार कर देते हैं वो कहते हैं कि समाज में जो एकीकरण है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी और इस चीज़ को चलते, यानी कि ये अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग थी इसको बहिष्कार करके वो आमरण अनशन कर देते हैं। तो आमरण अनशन करते हैं, लेकिन साथियों अंततः जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा गांधी जी की मांग को मान लिया जाता है और वो एक समझौता होता है 1932 में। उसको हम जानते हैं गांधी और अंबेडकर के द्वारा जो समझौता होता है 1932 में, उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट यानी कि पूना का समझौता। और यहाँ पर जो अंबेडकर जी हैं और गांधी जी, इन दोनों के द्वारा जो है इस मांग को मांग लिया जाता है, गांधी और अंबेडकर। तो ये मांग जब इन दोनों के द्वारा गांधी जी और अंबेडकर के द्वारा ये पूना पैक्ट में एक समझौता होता है और ये जो गांधी जी जो कह रहे थे इस मांग को मतलब इस मांग से संतुष्ट नहीं थे, तो इसके बदले अंबेडकर जी चाहते हैं कि अगर ये अलग निर्वाचन क्षेत्र ना दिया जाए तो फिर कुछ आरक्षित सीटें दी जाए। तो साथियों होता क्या है कि ये जो समझौता होता है पूना पैक्ट का, जो पूना पैक्ट का गांधी जी और अंबेडकर के द्वारा, तो इसमें कुछ केंद्र और प्रांत में, कहाँ पर, केंद्र और प्रांत में, केंद्र और प्रांत में जो है कुछ आरक्षित सीटें दी जाती हैं। क्या दिया जाता है, आरक्षित सीटें दी जाती हैं, आरक्षित सीटें, आरक्षित सीटें इनके द्वारा दी जाती हैं, यानी कि दलित वर्ग को जो है कुछ आरक्षित सीटें दी जाती हैं केंद्र में और जा करके और प्रांत में। तो इस प्रकार से जो है पूना पैक्ट होता है। तो ये जो है हम देखते हैं कि इसीलिए जो दलित वर्ग था उसका बहुत कम ही प्रतिनिधित्व होता है उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने आप को खड़ा करना चाहता था, राजनीति की वर्ग में अपने आप का हित चाहता था, इसलिए वो अलग जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अंबेडकर के द्वारा तैयार किया जाता है।
तो इस प्रकार से अगर मुस्लिम वर्ग की देखें तो मुस्लिम वर्ग में जो है जो राजनेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, और वो क्या चाहते थे, वो भी चाहते थे कि एक अलग जो है एक अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, और उसमें जो है मुस्लिमों के बाहुल्य जो क्षेत्र है, जैसे कि पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, ये ऐसे क्षेत्र थे उस समय जहाँ पर मुस्लिम वर्ग का काफ़ी मतलब मुस्लिम बाहुल्य थे। तो वो चाहते थे कि जो अलग जो सीटें दी जा रही हैं, जो प्रतिनिधित्व हो रहा है, वो जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ पर प्रतिनिधित्व मुस्लिम का ज़्यादा होना चाहिए। तो जिन्ना के द्वारा ये मांग मांगी गई। जिन्ना जो कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके द्वारा कहा गया कि जैसे पंजाब हो गया और क्या बंगाल ये दो क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य था। तो वो चाहते थे कि ये जो पंजाब है और बंगाल है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य की वजह से यहाँ पर मुस्लिम के अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। तो उनके द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये मांग की जाती है। या फिर ऐसा हो कि अगर ये मांग स्वीकार न हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हो। साथियों, इसी बात को लेकर के मोहम्मद इकबाल के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठाई जाती है। वो कहते हैं कि अगर हमारे वर्ग का, वो कहते हैं कि समाज में हर वर्ग का सम्मान होना चाहिए, हर वर्ग की संस्कृति और उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। तो इकबाल के द्वारा कहा जाता है कि 1930 में इकबाल के द्वारा कहा जाता है कि अस्थाई सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को अपने होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वो भारत की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए राजी हैं। लेकिन अगर वो भेदभाव करता है, एक तरीके से हमारे समाज की परंपरा और संस्कृति का अधिकार नहीं देता पूर्ण रूप से, तो मैं जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करता हूँ। तो ये विचार जो है आगे चल कर के पाकिस्तान का जन्म देता है। तो इस प्रकार से जो है मुस्लिम वर्ग हम देखते हैं कि, लेकिन उसका रीज़न एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस जो है हिंदू महासभा, एक जो कि धार्मिक संगठन था हिंदू महासभा, जिसके बहुत करीब आती चली जाती है और प्रतिनिधित्व भी सबसे ज़्यादा कांग्रेस में होता है हिंदुओं का। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे करके मुस्लिम कटने लगते हैं, मुस्लिम लीग कट जाती है। एक खिलाफत आंदोलन में हम देखते हैं कि थोड़ा सा करीब आए थे, लेकिन जैसे ही खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद में मुस्लिम का एक बड़ा तबका कट जाता है और वो जो है धीरे धीरे करके कांग्रेस से अलग हो जाता है। ये धीरे धीरे करके उग्र भावनाएं भी आगे चल करके बढ़ जाती हैं हिंदू और मुस्लिम में, और अक्सर जो है टकराव की स्थिति भी आ जाती है। तो हम देखते हैं इस प्रकार से जो है अल्पसंख्यक या मुस्लिमों को लेकर के चिंता हुई मोहम्मद अली जिन्ना को, और वो चाहते थे कि जो है ये कांग्रेस जिसमें हिंदू बहुसंख्या का वर्चस्व है, जिससे अल्पसंख्यकों को लेकर के बड़ी चिंता होती। तो इस प्रकार से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के निष्कर्ष में अगर हम देखें तो ये बात सामने आती है कि एक जो बड़ा तबका दलित वर्ग का था वो भी अपने संगठन के लिए उत्तरदायित्व बनाता है, और वो एक अलग संगठन बनाता है, और अलग संगठन बना करके जो है अपने वर्गों का हित चाहते हुए एक समझौता भी करता है गांधी जी से, जो कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो एक मुस्लिम तबका है, मुस्लिम तबका भी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है ये मांग उठाई जाती है कि उनको भी या तो अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए या फिर जो है उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने क्षेत्र में ज़्यादा होना चाहिए। साथियों, उस समय M.R. जयकर, जो कि जब इनके द्वारा मांग उठाई जाती है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तो M.R. जयकर एक कांग्रेस के जो कि नेता होते हैं, जो कि उनकी खुल करके जो है निंदा करने लगते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो है। तो वो कहीं ना कहीं
इन सब मांगों को लेकर के जो है पाकिस्तान की मांग और तेज हो जाती है और अंततः जो है पाकिस्तान की मांग को मान लिया जाता है। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम देखते हैं कुछ कटाक्ष भी थे जो कि कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति को धीमा करने के एक वो था, यूँ समझिए एक बाधा थी, एक लाइन थी, एक दीवार थी जो कि उसमें बड़ा सहयोग नहीं दे पा रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, क्योंकि वो खुद को लेकर के अपने आप को उठाना चाहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी स्थितियाँ कमज़ोर थी शिक्षा संस्थानों से लेकर के, और जो भी वो कर रहे थे शिक्षा संस्थानों से लेकर के एक ऊंचे तबके तक, चाहे वो नौकरी का तबका हो, चाहे वो एक व्यवसाय का तबका हो, और चाहे वो वोट को लेकर के यानी कि अपने प्रतिनिधित्व को लेकर के। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब अपने निर्वाचन क्षेत्र को, अपने समाज को उठाने के लिए, जाहिर सी बात है कि जब तक उनका कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो उनकी मांगों को, उन्हें लगता था कि हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए, तब जो है हमारे हित को जो है सुना जाएगा और हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो ये सारी मांगें आगे चल करके जो है गति प्रदान करती हैं अपने संगठन को और एक बड़े संगठन का निर्माण करती हैं, और एक पाकिस्तान का जन्म होता है और इधर आरक्षित सीटों का जन्म होता है। तो इस प्रकार से जो है आरक्षित सीटें केंद्र और प्रांत में जो है दलितों को मिलती हैं, एक दलित वर्ग को मिलती हैं, जिसे वर्तमान में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, यानी कि अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है। और हम देखते हैं कि उधर जो है एक पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का जन्म होता है और एक अलग पाकिस्तान बनाया जाता है। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ तक का दौर हम पूरा करते हैं एक बड़े उछाल के साथ में। जो है अनेक बाधाएं आती हैं, कहीं किसान का तबका जो जमींदार वर्ग से परेशान था, और कहीं जो है आदिवासी तबका जो कि अंग्रेज़ों से परेशान था, जो कि उनके हितों का जो है बलिदान किया जा रहा था। और जो है हम देखते हैं कि जो शहरी तबका था वो जब विदेशी जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर होने लगता है और अंततः उन मांगों को मान लेता है। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी उछल कूद होती है, शहर में अलग तरीके से, ग्रामीण में अलग तरीके से, और जो समाज होता है उसमें भी कई तबके होते हैं। तो सारे तबकों को अगर हम देखें एक निष्कर्ष के माहौल से, तो निष्कर्ष यही आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये जो वर्ग थे ये कहीं ना कहीं बाधा प्रदान कर रहे थे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट तिथियां हैं साथियों जो कि नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पिन पॉइंट है, एक तरीके से आप लिख लीजिए। अगर शार्ट नोट आप बनाना चाहते हैं, शार्ट नोट में भी पिन पॉइंट करते चलें, जो कि शार्ट नोट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वेरी इम्पॉर्टेंट पिन पॉइंट वहाँ पर लिखें, जो कि जब लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हों या लेखन जब लिख रहे हों तो एक बार सरसरी नज़र से उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो साथियों पिन पॉइंट में अगर हम देखें तो 1918 से 19 में बाबा रामचंद्र, जो कि सन्यासी बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। तो एक डेट है जो कि 1918 से 19 है, तो आप लिख लीजिए 1918 से 19 को लेकर के कौन, बाबा रामचंद्र, जिनके बारे में बताया था कि बाबा रामचंद्र सन्यासी बाबा रामचंद्र होते हैं, जो कि एक गिरमिटिया मज़दूर भी रह चुके होते हैं। और उनके जो है फिजी और वाशिंगटन जब मज़दूरों को ले जाता है तो उनमें से एक जो है बाबा रामचंद्र भी होते हैं। तो ये जो है अवध में किसानों को संगठित करते हैं और वहाँ पर एक किसान सभा बनाते हैं। किसका? किसान सभा का गठन करते हैं, किसान सभा का गठन करते हैं,
बाद में जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं, उनका साथ देते हैं और 1 महीने के अंदर लगभग 300 संगठन बना दिए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट बनती है कहीं ना कहीं कि 1918 से 19 के बीच में बाबा रामचंद्र ने किसान सभा का गठन किया। तो ये आप नोट कर लीजिए, और ये यूपी में अवध पड़ता है, इसलिए आप नोट कर लीजिए, ब्रैकेट में डाल लीजिए यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित करने का सबसे बड़ा योगदान बाबा रामचंद्र का होता है। तो ये आप लिख लीजिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट डेट है जो है अप्रैल 1919 अप्रैल 1919। ये काला कानून को याद दिलाती है। रॉलेट एक्ट इस दिन लागू हुआ था। तो रॉलेट एक्ट ये वही एक्ट है कि जो कि किसी भी नेता को, इस एक्ट के द्वारा बताया गया था कि किसी भी नेता को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के सज़ा दी जा सकती है। तो ये एक ऐसा जो है रॉलेट एक्ट होता है, इसे काला कानून भी कहते हैं। और आपने इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि इसी की वजह से जो है राम प्रसाद किचलू और कई राजनीतिक नेता जो कि गिरफ्तारी हुई थी जिनको, और जो है जिस एक्ट के बाद में जो है इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था इतना बड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, और ये इसी एक्ट का विरोध करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो आपने ये सब देखा था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट तिथि बन जाती है। अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट जो है कानून लागू हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये दोनों कांड इसी में हुए थे, इसलिए इसी में लिखना जरूरी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये आप लिख लीजिए, अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरी तिथि है फरवरी 1922। फरवरी 1922 ये वो तिथि है, फरवरी 1922, फरवरी 1922, फरवरी 1922। साथियों, ये वो तिथि है जब असहयोग आंदोलन में कुछ हिंसक गतिविधियां हुई थी। जैसे चौरी चौरा नामक स्थान पर जब एक थाने में 4 पुलिसकर्मी जलाए गए थे, एक तरीके से जो शांत जुलूस जा रहा था अंततः वो उग्र हो जाता है और कई पुलिसकर्मियों को जलाता है और कई हादसे हो जाते हैं इस प्रकार से हिंसक, और जिस वजह से जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन रोक देना पड़ता है। तो ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन जो कि पूरे देश में एक चिंगारी की तरह भड़क चुका था और वो एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला था, लेकिन साथियों इस तिथि को गांधी जी इस बड़े आंदोलन को रोक देते हैं। तो वो कांड कौन सा हुआ था? वो चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, चौरी चौरा, इसीलिए उसको बोला जाता है चौरी चौरा कांड। तो ये तिथि है चौरी चौरा कांड, लिख लीजिए चौरी चौरा कांड। और ये भी लिखिए साथ में कि इसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा भी इसी दिन करते हैं। तो फरवरी 1922। दूसरा आप लिखिए मई 1924, मई 1924, मई 1924, मई 1924। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तिथि है, क्योंकि इसमें अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी होती है। अल्लूरी सीताराम राजू की क्या होती है? गिरफ्तारी होती। वेरी इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जरूर लिखिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लास्ट में जरूर लीजिएगा। साथियों, ये अल्लूरी सीताराम राजू ये कौन थे? अगर इनके बारे में देखा जाए तो आप लोग जानते ही होंगे कि अल्लूरी सीताराम राजू
जो कि आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे थे, आदिवासियों के एक नेता थे और इनका मानना था कि ये अपने आप को समझते थे एक कि हमें जो है कोई गोली मार नहीं सकती है, और ये समझते थे एक ईश्वर का प्रतिनिधित्व, यूँ समझिए ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और ये किसी भी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर देते थे। इनमें बहुत सारी तकनीकियाँ थी। तो इस वजह से जो है अल्लूरी सीताराम राजू जो है नेतृत्व करते हैं। लेकिन मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी हो जाती है और इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप डाल लीजिए कि आदिवासी, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि आदिवासी संघर्ष समाप्त हो गया। तो ये संघर्ष आदिवासियों का संघर्ष समाप्त हो जाता है। जब इनकी फांसी हो जाती है तो आदिवासियों का संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट तिथि है मई 1924। अगली तिथि लिखिए लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929। वेरी इंपॉर्टेंट तिथि है दिसंबर 1929। साथियों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन होता है और पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार कर ली जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार कर ली जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार कर ली जाती है। साथियों ये लाहौर अधिवेशन आप तो जानते होंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन जो है इसकी अध्यक्षता, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और आपको पता होगा कि असहयोग कांग्रेस से वो थोड़ा सा असंतुष्ट चल रहे थे क्योंकि वो जो है अहिंसक गतिविधियों से मांग पूरी नहीं हो रही थी अंग्रेज़ों की, तो वो जो है दबाव बना रहे थे पूर्ण स्वराज की, और उसी के चलते लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जो है मांग ली जाती है। और ये तय होता है कि 26 जनवरी 1930 से जो है निरंतर पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। एक पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को 12 बजे रात में रावी नदी के तट पर पहला झंडा फहरा करके जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इसलिए ऐतिहासिक जो है ये तिथि है दिसंबर 1929, जो कि लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग मान ली जाती है। तो ये है। अगली तिथि है 1930। अगली तिथि 1930। अगली तिथि 1930। अगली तिथि 1930। साथियों 1930 में वैसे कई घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं जो कि एक दमित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया गया। दमित वर्ग एसोसिएशन दमित वर्ग एसोसिएशन या फिर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इसका गठन किया गया था 1930 में। तो साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है तिथि है क्योंकि इसी के द्वारा जो है दलित वर्ग संगठित हो पाता है, और जो कि इसी के द्वारा आप देखते हैं कि आरक्षित सीटें जो कि प्रांत और केंद्र में जो है पूना पैक्ट समझौते के द्वारा मांगी जाती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर मार्च 1930 मार्च 1930 से आपको एक चीज़
ये समझ जाना चाहिए कि मार्च 1930 में एक मार्च हुआ था, आप यूँ समझिए, और वो मार्च था दांडी मार्च या फिर दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा जो कि गांधी जी के द्वारा की जाती है, और दांडी यात्रा के बाद में नमक कानून का, जो कि इसी यात्रा के दौरान नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। तो ये आप लिख लीजिए कि गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि नमक कानून का उल्लंघन होता है, नमक कानून का उल्लंघन होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और 1932 जो कि आप लिख लीजिए दूसरा गोलमेज, दिसंबर 1931 जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो दिसंबर 1931 जिसमें क्या होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नेता था कांग्रेसी, या यूं कहें कि किसने जो है सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भाग लेते हैं। और ऐसा कौन सा नेता था जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों सम्मेलन में प्रथम गोलमेज और द्वितीय और तृतीय में भाग लेते हैं, जो कि लंदन में होते हैं। तो साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि कांग्रेस के द्वारा भाग लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार भी किया जाता है। तो ये भी आप लिख लीजिए। और 1932 एक ऐसी तिथि है जिसके द्वारा फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, पुनः शुरुआत होती है, पुनः शुरुआत होती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इरविन के द्वारा आप देखते हैं कि उनकी जो 11 मांगे थी वो वो नहीं मानते हैं। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है गांधी जी के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हिंसक हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। इसके बाद जो है गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है और वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी मानते हैं, और मानने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देते हैं। इसके बाद में जब फिर कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा कांग्रेस की मांगें जो है पूरी नहीं होती, तो फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये वही तिथि है 1932 जो कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोबारा शुरुआत करते हैं। तो आज का लेक्चर साथियों वेरी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें पूरा सार था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। जो भी पिन पॉइंट थे, आप इन पॉइंट के द्वारा आप सीख पाए हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा क्या क्या हुआ था। तो मैं सोचता हूं कि आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार और देखें अगर ना समझ में आए, और साथियों प्रयास करिए कि आप जो है गहराई से देखिए और इसे लिखने का प्रयास करिए और फिर हम एक नए सेशन में फिर मिलेंगे, एक नए जोश के साथ में, नई एनर्जी के साथ, और कुछ जो है, और ये एक सामूहिक अपनेपन का भाव जो कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा आता है, और इसका क्या निष्कर्ष होता है ये भी बताएंगे। और फिर आप जो है समाज के बारे में पढ़ पाएंगे, और फिर अर्थव्यवस्था और जीविका के बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन बाकी है जो कि अगले सेशन में होगा। तो साथियों आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और इस प्रकार की जानकारी अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की जानकारी आपको पुनः जो है नए वीडियो में दी जाएगी। साथियों इसी के साथ अगले सेशन में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।